हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि भाई कौन बंदा रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो एक वॉलेंट्रीली ले सकता है और जो दूसरा बंदा है जो टर्नओवर को एक्सीड करेगा वो बंदा रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक सेक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 22, जिसमें ये कहा गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन से ऐसे बंदे हैं जो लायबल होंगे। तो लायबल वही होगा जिसका टर्नओवर एक्सीड करेगा। याद रखना, ये सेक्शन में क्या बोलता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो वो बंदे जो लायबल हो। लायबल का मतलब होता है कि उनको लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। कब लेना पड़ेगा? जब उनका टर्नओवर, जब उनका सेल्स एक्सीड करेगा एक पर्टिकुलर लिमिट को, तब लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सेक्शन एक लाइन के अंदर है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस है या दोनों करता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा अगर उसका टर्नओवर, कौन सा टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख को एक्सीड किया तो समझ जाना वो पर्सन 22 सेक्शन के अंदर लायबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। लायबल का मतलब होता है कि भाई उसको अब लेना ज़रूरी हो गया है, नहीं लेगा तो उसको आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है। आई बात समझ में? तो अंडर सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से बंदे लायबल हैं? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, अरे जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख जो एक्सीड करता है वो बंदा लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ये 10 लाख 20 लाख का क्या लॉजिक है ये हम लोग आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले देखते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। तो टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, सेल्स होता है। एग्रीगेट मतलब पूरा सेल। तो आप जितना भी सेल्स कर रहे हो, चाहे आप गुड्स सेल कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स आए नहीं आए, इंडिया के बाहर सेल कर रहे हो वो भी ले लो, स्टेट के बाहर सेल कर रहे हो सब ले लो। इसलिए यहाँ पे दिया है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो होगा उसके अंदर हम लोग दो चीज़ इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फर्स्ट वन सेकेंड वन कौन सा है? इंक्लूड, एक्सक्लूड। तो इंक्लूड के अंदर आप जितना भी सेल करते हो, जितना भी सेल करते हो, तो कौन सा सेल? जैसे कि टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो सेल किया, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो सेल किया, एक्सपोर्ट किया, इंटर स्टेट किया, ये सबको टोटल करो, दैट इज योर एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। तो क्या एक्सक्लूड करना है? तो टैक्स अमाउंट एक्सक्लूड करने का, क्योंकि आप जब सेल करोगे ना तो टैक्सेबल पे, एग्जाम पे तो आता नहीं है, एक्सपोर्ट पे, इंटर स्टेट पे। तो समझो अगर आपने 100 रुपये का किया, 1000 रुपये का किया, तो उस पर 100 रुपया जीएसटी होगा, तो टोटल कितना हो गया? 1100 हो गया। तो 1100 एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लेने का, कितना लेने का? सिर्फ 1000 लेने का। तो टैक्स अमाउंट को एक्सक्लूड करो। तो सबसे पहला ऑल जीएसटी टैक्स, कभी कभी सेस आ जाता है, कॉम्पनसेशन सेस, वो अगर है तो उसको भी एक्सक्लूड करो। और लास्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन आता है, अरे सर इसके अंदर हम लोग टर्नओवर की बात कर रहे हैं, टर्नओवर मतलब सेल्स, सेल्स मतलब आउटवर्ड सेल, तो ये इनवर्ड सप्लाई को एक्सक्लूड करने क्यों बोला? ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूड ही होगा ना। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज होता है, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, तो परचेज तो आएगा ही नहीं, तो वो तो एक्सक्लूड ही रहेगा। तो फिर ये एक्सक्लूड करने क्यों बोला है? तो यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे बताया गया है कि इनवर्ड, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब आप परचेज तो कर रहे हो लेकिन टैक्स कौन भरेगा? आप ही, परचेज करने वाला ही भरेगा। तो आप परचेज करने वाला टैक्स भरता है तो वो समझ जाता है अपना सेल्स है, लेकिन वो सेल्स में काउंट नहीं करने का। तो ऐसा कोई परचेज है जिसके ऊपर टैक्स भी आप ही भरने वाले हो, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स आप भरने वाले हो, तो उसको भी एक्सक्लूड करना है। तो अब आई बात समझ में, क्या क्या इंक्लूड करना और क्या क्या एक्सक्लूड करना है। जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई, जितनी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई, जितनी भी एक्सपोर्ट, जितनी भी इंटर स्टेट, सबको टोटल करो।
टैक्स को हटा दो, कॉम्पनसेशन को हटा दो, और अगर इनवर्ट सप्लाई है जिसके ऊपर आप टैक्स भरने वाले हो तो उसको भी एक्सक्लूड कर दो। जो भी टोटल मिल के आएगा दैट टोटल वैल्यू इज कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर। आई बात समझ में? इसका सोर्स हमने यहाँ से लिया है, आप यहाँ पे जाके इसको और डीप में पढ़ सकते हैं। ओके, समझ में आया? यस और नो? तो ये कुछ बातें बताई गई एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फिर हम लोग आएंगे ये 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख के ऊपर। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे? क्योंकि बंदा तो लाइबल हो गया, बंदा का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया, लाइबल है, तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो हम लोग को इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ में आएगा। पहला, एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया बेसिस पे काउंट करने का, मतलब उसकी 10 जगह ब्रांच है पूरे इंडिया में, तो पूरी ऑल ब्रांचेस का टोटल लेने का सिंगल पैन के बेसिस पे। तो एग्रीगेट टर्नओवर ऐसा नहीं है कि मुंबई में तो मुंबई का टोटल, नहीं, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ से सेल करता है सबका टोटल लेने का। दूसरा पॉइंट, इनवर्ट सप्लाई ऑन आरसीएम एक्सक्लूड, अभी बताया ना, परचेज किया रिवर्स चार्ज पे तो उसको एक्सक्लूड करने का, लेकिन आपने सेल्स किया, आउटवर्ड का मतलब होता है सेल, और अंडर रिवर्स चार्ज जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं भरोगे सामने वाला भरेगा, उसको इंक्लूड करने का, क्योंकि आपके लिए तो वो सप्लाई है ना, आपके लिए तो वो सेल्स ही है, तो इसलिए उसको इंक्लूड करने का। तो ये वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसको जरा ध्यान से देखना, अदरवाइज कुछ भी नहीं है पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, और 80 का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर होता है, इंक्लूड टर्नओवर मेड बाय पर्सन ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट, मतलब आपने जो सेल किया वो भी लो, और आप किसी के लिए एजेंट का काम कर रहे हो तो एजेंट के तौर पे आपने कितना सेल किया वो भी लो, उन सब का टोटल आपको लेना है। आई बात समझ में? पहला पूरे इंडिया बेसिस पे लेना है, फिर आपने जितना सेल किया और आपने एज ए एजेंट कितना सेल किया वो सबका भी टोटल लेना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है इसके अंदर, कभी कभी क्या होता है कि भाई मैंने माल सप्लाई किया किसी जॉब वर्कर को, वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, वो जॉब वर्कर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करेगा और मैं वहीं से उसके गोडाउन से या उसके फैक्ट्री से ही वो गुड्स को सेल कर दूंगा। तो वो जो सेल हो रहा है वो एक्चुअल में जॉब वर्क के फैक्ट्री से सेल हो रहा है, बराबर है। इसका केस कैसे चलेगा कि ये बंदा है, प्रिंसिपल है, इसने गुड्स भेजा किसको, जॉब वर्कर को भेजा, बोला यार ये प्रोसेस करके दे, इसने प्रोसेस कंप्लीट किया और इस बंदे ने डायरेक्टली इसकी जगह से सेल कर दिया, तो ये सेल इसकी जगह से नहीं माना जाएगा, ये सेल इसी की जगह से माना जाएगा, राइट। तो जो भी प्रिंसिपल है, अगर वो जॉब वर्कर चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर उसने सेल किया इसकी जगह से तो समझ जाना वो प्रिंसिपल का ही सेल होगा, जॉब वर्कर का सेल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट दिया है कि जो बंदा सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेचता है, जैसे किसी का पेट्रोल पंप है, आपको पता होना चाहिए जीएसटी पे पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, तो जो बंदा सिर्फ पेट्रोल ही बेचता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? जो बंदा डीजल पेट्रोल में डील करता है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डीजल पेट्रोल के अलावा वो और कुछ भी ट्रेडिंग करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या दिया है कि ये स्पेशल कैटेगरी है, अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। उसमें उनका जो लिमिट दिया गया वो 10 लाख का दिया है। तो समझो कोई बंदा है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। कोई बंदा है जिसका एक ब्रांच एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में और दूसरा ब्रांच महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में गुड्स में डील करता है तो 40 लाख का लिमिट है और यहाँ ब्रांच में 10 लाख का लिमिट है, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, ठीक है। तो जब अगर महाराष्ट्र में 40 लाख है और उसका एक ब्रांच कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है जिसका लिमिट 10 लाख है, तो ये 10 लाख इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 40 लाख नहीं देखोगे, यहाँ पे भी आप कितना देखोगे, 10 लाख देखोगे। इसका मतलब ये होता है कि समझो आपके पास दो ब्रांच है, ब्रांच ए एंड ब्रांच बी, ठीक है। ब्रांच बी में लिमिट है 40 लाख का और ब्रांच ए में है लिमिट 10 लाख का, जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है। तो अगर कोई भी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आया तो इसका हम लोग लिमिट 10 लाख देखेंगे, लेकिन इसका लिमिट अब 40 नहीं, इसका भी अब 10 ही हो जाएगा, लिमिट रिड्यूस हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। आई बात समझ में? यस और नो? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि अगर कोई बिजनेस ट्रांसफ़र होता है, सक्सेशन होता है, तो उसको अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ता है। तो जिस डेट को वो ट्रांसफ़र हुआ
जिस डेट को उसका सक्सेशन हुआ वो डेट से वो लाइबल हो जाएगा। ठीक है, अमालगमेशन होता है तो जिस दिन को ही हैव टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सर्टिफिकेट देता है इनकॉर्पोरेशन का कि भाई आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, वो डेट से वो लाइबल है कि भाई रजिस्ट्रेशन ले लो। ये दोनों पॉइंट क्या बोलता है कि बिजनेस में आपने बिजनेस किसी से खरीदा ट्रांसफर के थ्रू, या आपके बाप दादाओं का आपको बिजनेस मिला और आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो कब से लाइबल हो जाएंगे आप, कब से आपके ऊपर फोर्स आने लगेगा कि रजिस्ट्रेशन ले लो, रजिस्ट्रेशन ले लो? तो जिस दिन को ट्रांसफर हुआ वो दिन, या जिस दिन को आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला अमालगमेशन या मर्जर डीमर्जर के टाइम पे, वो डेट से आप लाइबल हो जाएंगे। आई बात समझ में? इसका मैंने सोर्स लिया है इस वेबसाइट से, आप यहाँ पे जाके इसको और डीप में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग वो लिमिट का। लिमिट देखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ये कुछ पॉइंट दिए हैं, मैं पहले एक साथ लिख लेता हूँ। MMNT मास पुट झा ऑल, इसका लिमिट है 10 लाख, इसका लिमिट है 20 लाख, इसका 20 और 40 है। मतलब ये कुछ स्टेट्स हैं। कौन सी स्टेट्स हैं मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे अगर आपने 10 लाख का अगर गुड्स या सर्विस बेचा तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाएंगे। यहाँ इस स्टेट्स के अंदर मास पुट के अंदर अगर आपने 20 लाख का गुड्स या सर्विस बेचा तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाएंगे। और इस स्टेट्स के अंदर झा ऑल के अंदर अगर आपने गुड्स एंड सर्विस दोनों बेचा तो 20 लाख से ज़्यादा बेचा तो रजिस्ट्रेशन होंगे। और अगर आप सिर्फ गुड्स ही बेचते हो, सर्विस नहीं बेचते हो, तो आपका लिमिट 40 लाख देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कैसे याद रखना है? MMNT, इसका मतलब होता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। आई बात समझ में? मास पुट ये क्या होता है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना। फिर ये झा ऑल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आसाम एंड ऑल अदर स्टेट्स। आई बात समझ में? ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से देखो फ्रेम किया है कि झा सर ने ऑल स्टेट में कहा है मास को पुट करो, नहीं तो तिरंगा मैन आकर जोर लगाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है। झा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आसाम और ऑल अदर स्टेट्स। मास पुट में है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना। और तिरंगा में ये क्या है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, देखो यहाँ पे मणिपुर मैंने बताया, और मिजोरम। ये चीज़ में आपको ध्यान में रखना है। ये वाले में 10 लाख का लिमिट, ये वाले में 20 लाख का लिमिट, और ये लाइन में आपको 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस, और सिर्फ आप गुड्स देते हो तो 40 लाख। तो एग्जाम्पल अगर मैं दूँ महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र ऑल अदर स्टेट में आएगा। तो गुड्स और सर्विस दोनों दोगे तो 20 लाख का लिमिट, और अगर सिर्फ गुड्स दोगे तो 40 लाख का लिमिट। अगर मैं बोलूँगा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी इसी लिमिट में आएगा। अगर आप सिर्फ गुड्स बेचते हो तो 40 लाख का लिमिट, गुड्स और सर्विस बेचते हो तो 20 लाख का लिमिट। अगर मैं आपको बोलूँ नागालैंड, तो नागालैंड इधर आएगा, जिसमें आप गुड्स बेचो या सर्विस बेचो या दोनों बेचो, 10 लाख का लिमिट आएगा। आई बात समझ में? तो ये मैंने एक लाइन बनाई है जिससे क्या है ना, बच्चे लोग को थोड़ा सा ग्रिप आ जाता है। झा सर ने ऑल स्टेट को कहा है मास पुट ऑन करो, मास पहनो, नहीं तो तिरंगा मैन आकर जोर लगाएगा। तो ये तिरंगा में त्रिपुरा और नागालैंड और मणिपुर और ये मिजोरम, और झा में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आसाम और ऑल अदर स्टेट्स। और मास पुट में है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना। आई बात समझ में? तो ये कुछ मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। आप इसको 1-2 बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।